everything that surrounds us. Which affect life directly or indirectly. हमारे आसपास की जो चीजें हैं जो पूरी लाइफ में जो भी इफेक्ट डालती हैं, तो वो इन्वायरमेंट, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है। और इन इजी वर्ड यू कैन से हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, दोज ऑल थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। वो सभी इन्वायरमेंट का ही पार्ट होती है, ठीक। अब ये जो इन्वायरमेंट है, इसके कंपोनेंट आपको पता है, दो कंपोनेंट होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कौन कौन से? बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो इन्वायरमेंट है उसमें जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, वो या तो बायोटिक होंगी या एबायोटिक होंगी। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और ये नॉन लिविंग। तो ये कंपोनेंट हो गए एनवायरनमेंट के। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, क्या होंगे एनवायरनमेंट के पार्ट्स जिनसे मिलकर एनवायरनमेंट बना होता है? कंपोनेंट आपको इशारा कर रहे हैं कि पर्यावरण में रहेगा कौन कौन। तो जिनके अंदर जान है, लिविंग एंटिटी, वो भी अवेलेबल है और नॉन लिविंग भी अवेलेबल है। दीज आर अ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, भाग कौन से हैं पर्यावरण के? तो पार्ट्स में ध्यान रखना, तीन पार्ट होंगे। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। दीज आर पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के पार्ट, ठीक। लिथोस्फीयर इन द सेंस लैंड वाला पार्ट, स्थल मंडल। हाइड्रोस्फीयर वाटर वाला पार्ट, यानी कि जल मंडल। एटमॉस्फेयर एयर वाला, यानी कि वायुमंडल। These are the three parts of the environment: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. पूरी अर्थ पर जमीन कितनी है? लैंड वाला पार्ट कितने परसेंट में? 29%। तो ऑलमोस्ट 29% पार्ट जो है लिथोस्फीयर कवर करता है अर्थ पर, और वाटर 71% पार्ट वाटर कवर करता है। फिर फ्रेश नहीं है ये, पीने वाला नहीं है, बस पानी है। एटमॉस्फेयर आपको पता है, जिसमें बहुत सारी गैसेस आपको मिलेंगी। जमीन से ऊपर उठते जाइए, एटमॉस्फेयर, ठीक। लिथोस्फेयर, यहाँ पे आपके जो लैंड वाला पार्ट है, इसमें कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं आपके। कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? और हाइड्रोस्फीयर वाले पार्ट में आपके आ जाएंगे ओशियंस। कितने ओशियन है? 5। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स आ जाएंगी आपकी।
अभी देखेंगे हम उन चीजों को, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, एक बार एग्जांपल नोट कर लें। उधर बायोटिक लिविंग कंपोनेंट में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स। ये बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे, जिनके अंदर जान होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसमें आ जाएंगे। तो नोट कर लो आप, हीट, लाइट, एबायोटिक में नोट कर लें, हीट, लाइट, हीट, लाइट, टेम्परेचर, एनर्जी फ्लो, हीट, लाइट, टेम्परेचर, एनर्जी फ्लो, और जितनी भी गैसेस हैं, वाटर, वाटर भी आ जाए, वाटर और गैसेस, ग्रेविटी, ये सब आ जाएगा उसमें। अभी किसी ने बोला था बायोस्फीयर, बोला था ना, किसने बोला था? हाँ, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? बायोस्फीयर। तो ध्यान रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस लैंड प्लस एयर इज इक्वल टू बायोस्फीयर। और इन अनदर वर्ड्स यू कैन से वेयर लाइफ इज पॉसिबल, वो जगह जहां पर जीवन संभव है वो बायोस्फीयर कहलाएगा। अ प्लेस वेयर लाइफ इज पॉसिबल, उसी को हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। अब लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए जमीन चाहिए आपको, कहीं तो रहोगे, और पानी भी चाहिए, और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जहां तीनों का मिक्सअप देखने को मिले वो है क्या? बायोस्फीयर। तो अब हम सब रह पा रहे हैं वो इसी बायोस्फीयर की वजह से, क्योंकि तीनों चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो बायोस्फीयर अलग से कुछ नहीं है, तीनों का कॉम्बिनेशन, कुछ पार्ट इसका ले लिया, कुछ पार्ट इसका, कुछ पार्ट इसका, और ये तीनों फॉर्म करेंगे क्या? बायोस्फीयर, जैव मंडल, जहां पर जीवन संभव है, वेयर लाइफ इज पॉसिबल, कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? और ठीक है, हाँ एक ही बात होगी। और कैन यू प्लीज डिफाइन इकोसिस्टम? नो, ठीक। देखिए, व्हेन बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ ए बायोटिक कंपोनेंट, जब बायोटिक कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, देन वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये सबसे पहले
एक साइंटिस्ट थे इन्वायरमेंटलिस्ट, उन्होंने दी, क्या नाम था उनका, एजी टांसले, है ना। तो इकोसिस्टम टर्म फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय इन्वायरमेंटलिस्ट एजी टांसले। एजी टांसले ने ये टर्म कॉइन की थी, पहली बार इकोसिस्टम टर्म एजी टांसले ने दी थी। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी पॉसिबल है। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, दैट मीन्स मैन मेड, ह्यूमन मेड। तो नेचुरल इकोसिस्टम का यानी एग्जांपल सब हो जाएगा, हाँ, फॉरेस्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा, रिवर आ जाएगा, पॉन्ड आ जाएगा, ये नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पार्क बना दिया हमने, वो भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक्वेरियम, मछली घर, वो भी आ जाएगा, ठीक है। और एक जो है जैसे बॉटनिकल गार्डन सुना होगा और नोएडा वाला, तो वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ग्रीन हाउस जहाँ पे पौधा जिंदा रहता है, हाँ वो भी है, प्लांट के सर्वाइवल के लिए जो बनाया गया, ठीक है। तो नेचुरल इकोसिस्टम ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स, ये सब आ जाएंगे। और आर्टिफिशियल में आपका एक्वेरियम वगैरह ये सब आ जाएंगे। और कोई भी पॉन्ड बना दिया गया है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, या पार्क बना दिया गया है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, तो वो किस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। इतना नोट कर लो, पहली क्लास है आपकी। सब्जेक्ट मेन कौन सा है? फिर से बता देता हूँ 2 मिनट में। ये आपका यूनिट 9 है पेपर 1 का, और जिस पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें पहली क्लास है ये एक्चुअली। तो इन्वायरमेंट होता क्या है, जो हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं वही इन्वायरमेंट, सिंपल डेफिनेशन है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट में कौन कौन रहता है, तो लिविंग एंटिटी भी, लिविंग बीइंग भी रहेंगे, नॉन लिविंग भी रहेंगे, ठीक है। तो उन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे बायोटिक कंपोनेंट, दैट मीन्स लिविंग, और एबायोटिक, नॉन लिविंग, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गए। पार्ट्स क्या हैं इन्वायरमेंट के, तो 3 पार्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड वाला पार्ट, स्थल मंडल बोलते हैं इसको। और वो पूरी अर्थ पर लिथोस्फीयर कितने पार्ट को कवर करके रखे हुए हैं, 29%। और जो हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर वाला हिस्सा है, जो कि 71% में फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर ये अर्थ से ऊपर की चीज़ें हैं, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, ठीक। फिर हमने बात की बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए, देन बायोस्फीयर बनता है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई ऐसा प्लेस, कोई ऐसी जगह जहाँ लाइफ पॉसिबल है, ऐसी जगह जहाँ पर व्यक्ति जिंदा रह सकता है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो जिंदा रहने के लिए जमीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। तो तीनों को कंबाइंड करके जो फॉर्म किया जाता है वो बायोस्फीयर है, यानी कि जैव मंडल, ठीक। फिर हमने एक टर्म देखी, इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम में क्या होता है, जब बायोटिक कंपोनेंट इन्वायरमेंट के और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दोनों आपस में इंटरेक्शन करें,
देन वहां पे इकोसिस्टम बनता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, इंटरडिपेंडेंट हो जाएं, तो वो इकोसिस्टम बन जाता है। इकोसिस्टम जो टर्म है पहली बार एजी टांसले ने दी थी, ये फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं ये, जिन्होंने ये टर्म कॉइंड की थी। ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। आप मुझे बताओ, अर्थ के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं, क्या उनका इफेक्ट लाइफ पर पड़ता है? पड़ता है, कैसे? अर्थ के अंदर पाया क्या जाता है? What kind of things available in interior structure of the earth? What kind of things are available in interior structure of the earth? अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है? तो देखिए, ये जो हमने पहला देखा लिथोस्फीयर, यानी कि लैंड वाला पार्ट, जो जो ये जमीन है, जैसे ये अर्थ है आपका, ये अर्थ है, ठीक है, ऐसी होती नहीं है वैसे, अर्थ ये है। अब इसमें ये सेंटर है अर्थ का, इस पार्ट को हम अलग कर लें, ये वाला पार्ट हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है? तो अर्थ के अंदर भी 3 लेयर पाई जाती है। देयर आर 3 लेयर्स इनसाइड द अर्थ। तो जो टॉप की लेयर है, यानी कि ये ऊपर वाली, इसको क्या बोलेंगे? क्रस्ट। इसको बोलते हैं मैंटले। और ये थर्ड वाली है कोर। बस यही 3 लेयर है पूरी अर्थ में, पूरी अर्थ में यही 3 लेयर। क्रस्ट में क्या पाया जाएगा? मिट्टी, रॉक्स वगैरह और सॉइल वगैरह, ये सब पाया जाता है। ये लगभग कितने किलोमीटर तक है? यहां से लेके अगर डेप्थ में जाएंगे हम, कितने किलोमीटर तक है? लगभग 40, लगभग 40 माइल, ठीक है, कई जगह 35 भी लिखा हुआ, लगभग 40। और उसके बाद और अंदर जाएंगे तो 2900 किलोमीटर ये मैंटले, और अंदर जाएंगे तो 3500 किलोमीटर। ऐसे ऊपर से डेप्थ की तरफ आएंगे, सेंटर की तरफ। तो पहले जो लेयर मिलेगा वो क्रस्ट, सेकंड लेवल पर मैंटले, थर्ड वन इज कोर, ठीक है। कई बार अरेंज करने को आता है, तो ध्यान रखेंगे पहले कौन सा आएगा, बस इतना ध्यान। अब ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, ज्योग्राफी वालों को पता ही है कि क्रस्ट को भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं ऐसे। ये हो गया जमीन वाला पार्ट और ये पानी वाला, ठीक है, क्योंकि जमीन, ये जमीन पे जमीन भी है और पानी भी है। तो पानी के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पे भी तो हमें जमीन मिलेगी ना, फिर वहाँ कितना कोर होगा? वो लगभग 5 किलोमीटर होता है। आप जमीन से काउंट करो, जमीन से डेप्थ में जाओ तो ज़्यादा चलना पड़ेगा ना अंदर, और समुद्र में जाके फिर अंदर जाओ तो मिट्टी, बहुत अंदर जाके तो मिट्टी मिलेगी आपको, फ्लोर मिलेगी, सतह मिलेगा, फिर उसके अंदर जाएंगे तो लगभग 5 किलोमीटर अंदर जाएंगे ना, वहां तक कोर फैला हुआ है, ठीक। तो ये जो जमीन वाला पार्ट है ना, इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इसको ओशियनिक क्रस्ट, पानी वाला, जो कि 5 किलोमीटर का ही होता है, और ये आपका 35 to 40 किलोमीटर का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक कंपोनेंट पाया जाता है क्रस्ट में, उसे बोलते हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सियाल बोलते हैं। ये मिनरल्स पाए जाते हैं एक्चुअली
क्रस्ट वाले पार्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें सियाल बोलते हैं, SiAl। Si स्टैंड फॉर सिलिका और Al स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम, ठीक। और जो मेंटले है, मेंटले पूरे में नहीं, अपर मेंटले में ही पाया जाएगा आपका सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये मिनरल्स हैं। और इसको शॉर्ट में बोल देंगे Si और Ma, यानी कि सीमा। ये मेंटले में मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज। और कोर वाले पार्ट में पाया जाता है आपका निकिल और फेरस, यानी कि आयरन। फेरस को आयरन बोलते हैं, लोहा, तो इसे नीफे बोलेंगे, निकिल और फेरस। तो सियाल, सीमा और नीफे ये मिनरल्स हैं कुछ खास जो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में पाए जाते हैं। और ओवरऑल 3 लेयर हैं, देयर आर 3 लेयर्स इनसाइड द अर्थ। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकंड वन इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर। कोर इज द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ, कोर इज द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो हम बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो चीजें पाई जाती हैं। अब बताएं आप, हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है उन चीजों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं अर्थ के। और वॉल्केनो सुना होगा, है ना। तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये पिघला हुआ लोहा जिसे हम बोलते हैं आयरन, और जो मैग्मा जिसे कहते हैं लावा, मैग्मा, वो इरप्ट होता है, ऊपर ऊपर निकलेगा पिघला हुआ लावा, और ऊपर जाके ऐसे फैल जाएगा। फिर धीरे धीरे वो ठंडा होता जाता है, कोल्ड, और देन सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या है, जो लैंड है उसके जो शेप है और जो अलग अलग टाइप की क्या कहेंगे उसको, जैसे माउंटेन, है ना, ये सारी चीजें बन जाती हैं उससे। और प्लस जहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है वो एरिया क्या रहने लायक होता है, नहीं होता, है ना। लाइफ पर प्रभाव पड़ता है उस चीज का। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी चीजें पाई जाती हैं अर्थ के, वो अफेक्ट करती हैं ओवरऑल लाइफ को, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। फायदा भी बहुत है। अब जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो हमें ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये ग्रेनाइट जो घर में यूज करते हैं, ये सब उसी से तो मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है, बस इतना सा ही बताना है मुझे, ज्योग्राफी में नहीं जाएंगे, कि इंटरनल जो चीजें हैं अर्थ के अंदर उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट वही है दैट कैन अफेक्ट योर लाइफ। तो ये इन्वायरमेंट के ही अंदर चीजें आती हैं जो आपकी लाइफ पर प्रभाव डालती हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है आपको, समझ आ रहा है? अब लिखें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो 3 पार्ट देखे थे एनवायरमेंट के, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में ये चीजें आती हैं। हाइड्रोस्फेयर में ओशियन आ जाते हैं, 5 ओशियन। और जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब लिखें लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर लेयर्स ऑफ द अर्थ पूछे, अर्थ की लेयर कौन सी है, तो वो 3 है, क्रस्ट, मेंटले, कोर। और एटमॉस्फेयर की लेयर पूछे वो अलग चीज है, ठीक है। पार्ट्स पूछे वो अलग है, और बायोस्फीयर पूछे वो अलग है, वो पार्ट में नहीं आता, ठीक है। वो तीनों से मिलकर ही बना होता है। तो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो अब इसको समझ लीजिए आप
यहाँ जमीन पर बैठे हुए हैं, इस जमीन से जितना ऊपर चलते जाएंगे वैसे ही लेयर्स स्टार्ट हो जाएंगे, और जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये लेयर्स आती जाएंगी। लास्ट में जाके स्पेस आ जाएगा जहां पर कुछ नहीं होता, कोई वेदर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सब कुछ खत्म। ठीक है, तो वहां तक जहां से स्पेस शुरू होता है, यानी कि इस लैंड से और जहां से स्पेस स्टार्ट होता है उस जगह तक जितनी लेयर्स हैं वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कहलाती है, एटमॉस्फेयर की लेयर। तो इस जमीन से हम पहले ऊपर जाएंगे तो जो पहली लेयर मिलेगी हमें वो फर्स्ट होगी, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे होगी। तो फर्स्ट लेयर लिखें, फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर। अर्थ से ऊपर बढ़े हम तो पहला लेयर आएगा ट्रोपोस्फेयर। लिख लें 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक है, जमीन से स्टार्ट करेंगे हम और ऊपर अगर 12 किलोमीटर तक जाते हैं तो हमें ट्रोपोस्फेयर मिलेगा। 0 टू 12 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर। तो इस जमीन से हम ऊपर 12 किलोमीटर तक अगर जाएंगे ऊंचाई पर तो हमें ट्रोपोस्फेयर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें लिख लो 99% इस लेयर में वाटर वेपर होते हैं, जल वाष्प। दिस लेयर कंटेन 99% वाटर वेपर। जल वाष्प मिलेंगे आपको 99%, क्योंकि ऑल वेदर रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब यहीं पर होती हैं। मौसम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब इसी लेयर के अंडर में आपको मिलेगी। ठीक है, आगे लिखें, जैसे जैसे इस लेयर में हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। तो लिख लो टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ द हाइट, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ द हाइट। तो जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे ना तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ ज्यादा गर्मी, थोड़ा ऊपर बढ़े थोड़ा कम गर्मी, फिर और कम, ऐसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है इस लेयर में। सब में एक जैसा नहीं मिलेगा आपको, हर लेयर में सेम चीजें नहीं होंगी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रोपोस्फियर देन इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ द हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, आगे नोट करें, जो वेदर से रिलेटेड कंडीशन है, आज मौसम कैसा है, बारिश का मौसम है, बादल, क्लाउड्स, ये सब इसी में मिलेंगे आपको, लिख लो। वेदर रिलेटेड कंडीशंस, क्लाउड्स, ये सब अवेलेबल आपको इसी लेयर में मिलेंगे। वेदर, क्लाउड्स, बादल, डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स, एंड एविएशन एक्टिविटी स्टार्ट। एविएशन एक्टिविटी यहां से स्टार्ट हो जाती है, फ्लाइट वाली एविएशन एक्टिविटी यहां से स्टार्ट हो जाती है इस लेयर से, और वो अगली लेयर तक भी जाती हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, यहां से एविएशन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जो एरोप्लेन उड़ता है वो यहां से स्टार्ट हो जाता है, देन सेकंड लेयर तक वो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट है सेकंड लेयर जहां पे जेट प्लेन उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद लिखें आप स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर।
12 से 50 किलोमीटर, यानी कि इस लेयर के बाद और हम ऊपर जाएंगे ना 50 किलोमीटर तक, देन वहां तक फैली हुई है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। तो जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस हैं, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं अर्थ पर, उन अल्ट्रावायलेट रेस को से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, ओजोन लेयर, इसी लेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर आपको यहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो लिख लो ओजोन लेयर फाउंड हेयर, यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। इसमें लिख लो आप टेम्परेचर इंक्रीज होगा अगर हम हाइट पे और ऊपर जाएंगे। इस लेयर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा हाइट के साथ साथ, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा हाइट के साथ साथ। ठीक है। नाउ थर्ड वन, मीजोस्फेयर, मध्य मंडल। एनसीईआरटी की जो बुक है ना ज्योग्राफी की और इन्वायरमेंट की, उसमें स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया है, एविएशन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है इस लेयर से और हाईजेस्ट वो यहाँ तक जाती है, समझ गए। तो अगर आंसर लगाना हो, पूछा जाए कि एरोप्लेन किस लेयर में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तो आंसर आपका स्ट्रेटोस्फेयर होगा, क्योंकि वो हाईजेस्ट पॉइंट है वेयर जेट प्लेन्स कैन रीच, जहां तक जेट प्लेन जा सकते। इसका वो हाइट लिख लो 50 टू 80 किलोमीटर, 50 से शुरू होता है 80 किलोमीटर तक, 50 टू 80 किलोमीटर। इसमें लिखा टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द हाइट, इसमें अगर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द हाइट। यहां पे रॉकेट्स जाते हैं, रॉकेट्स कैन रीच टू द मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर तक रॉकेट्स जाते हैं। अच्छा ये क्यों हो रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है कि कभी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हाइट के प्रपोर्शन में और कभी डिक्रीज हो रहा है। तो एक चीज याद रखना, जहां पर गैसेस का कंसोलिडेशन देखने को मिले आपको, जिस जगह पर गैस इकट्ठी हो पाए, गैस कंसोलिडेट हो पाए, कंसोलिडेट होके एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लें, वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है। और जहां पर कंसोलिडेटेड गैसेस मिलेंगी, यानी कि एक जगह इकट्ठी गैसेस हो जाती हैं, वो जगह क्या होगा, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करेगी तो गर्म होगा। और जहां पर गैसेस जो है सेग्रीगेटेड हो जाती हैं, यानी कि बिखर जाती हैं, वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है, वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है और यू कैन से गर्मी कम हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जहां पे गैसेस इकट्ठी मिलेंगी आपको वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जहां गैसेस स्प्रेड बिखर जाएंगी वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि गैस क्या होती है, वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है, इससे फिर गर्मी पैदा होती है। अब जैसे अर्थ है, अर्थ के जस्ट नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा है सीक्वेंस में देखें तो, अर्थ से अगला प्लेनेट कौन सा है? कोई मत बताओ, आप बताओगे जी, आप बताएं। मंगल, क्या इंग्लिश में? हाँ, वो पृथ्वी से दूसरा तीसरा ऐसे मंगल आएगा। मंगल मार्स होता है, मार्स ही होता है ना। अरे एनसीईआरटी की ट्रिक नहीं पता आपको? ओ माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स, समझ रहे? हाँ, ये ट्रिक है ना, माय वेरी एफिशिएंट मदर
जस्ट सर्व अस नट्स। ये सीखा, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, बच्चे पढ़ते हैं इसको। तो ये है अर्थ, सॉरी सन, सन है, और सन से डिस्टेंस के सीक्वेंस में प्लैनेट्स का क्या वो है सीक्वेंस, तो ये एम। यूरेनस और नेपच्यून हो गया सीक्वेंस में, ठीक है। अब आप देखो सन के पास कौन सा है, जो मरकरी, यानी कि ये सबसे पास है, तो गर्मी ज्यादा होनी चाहिए ना, सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए ये, लेकिन ये ठंडा होता है। वही कॉन्सेप्ट जो होगी, इसमें एटमॉस्फेयर ही नहीं, इस प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और जहां एटमॉस्फेयर नहीं है वहां गैसेस नहीं है, और जहां गैसेस नहीं है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, और टेम्परेचर एब्जॉर्ब होगा नहीं तो गर्मी क्यों होगी, इसलिए ठंडा प्लेनेट है, ठीक है। मीजोस्फीयर, आगे लिखें, रॉकेट्स यहां तक जाते हैं, लिख देते हैं। थर्मोस्फेयर, तापमंडल, थर्मोस्फेयर 80 to 700 किलोमीटर, 80 to 700 किलोमीटर, it is much closer to the sun, much closer to the sun, ऐसा नहीं है कि बहुत पास है, और के कंपैरिजन में पास है। यहाँ टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस। सेवन 700 तक, यहाँ से 80 से लेकर 700, हाँ तभी तो बोल रहे हैं तापमंडल। टेम्परेचर यहाँ पे जाता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक। आयंस वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पे, आयन मंडल सुना है, आयनोस्फीयर, वो इसी का पार्ट है, जो लोअर पार्ट है। किसी किसी जगह ना आपको आयनोस्फीयर अलग से लेयर दिखा देते हैं, लेकिन वो इसी के अंडर में काउंट होता है, आयनोस्फीयर लोअर पार्ट, ठीक है। आयंस पाए जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अभी शुभांशु शुक्ला लौट के आए थे। इतना ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे तो गर्मी ज्यादा होगी, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो गर्मी ज्यादा होगी नहीं। गैसेस जो हैं एक जगह नहीं रहती, यहाँ काफी डिस्टेंस के बाद बिखरी हुई रहती है, तो वो क्या है, टेम्परेचर तो दिखेगा आपको लेकिन गर्मी महसूस नहीं होगी। टेम्परेचर तो जैसे मेजर करेंगे ना तो टेम्परेचर तो आ जाएगा, लेकिन उतना उस हिसाब से ना गर्मी महसूस नहीं होगी, जो गर्मी है वो फील नहीं करेंगे आप। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ, इस जो गैसेज है ना, अलग अलग टाइप्स की जो गैसेज हैं वो एक दूसरे से क्या कहेंगे उसको, हाँ स्कैटर्ड होती है, फैल जाती है वो इधर उधर, तो इसलिए टेम्परेचर होगा, लेकिन उस टेम्परेचर के क्या कहेंगे उसको, प्रपोर्शन में आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। जैसे बोलते हैं ना कि 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो इसलिए इतनी गर्मी लग रही है,
लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ज़्यादा आएगा और गर्मी उतनी में फील नहीं होती। हाँ, फील नहीं होता। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पे, ऑक्सीजन तो रहेगा ही नहीं, ठीक है, अलग से ले जाना पड़ता है। आगे लिखें आप, एग्जॉस्फेयर। अगला लिख लें इसके बाद है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाह्यमंडल, एग्जॉस्फेयर। 700 से 10,000 किलोमीटर, 700 टू 10,000 किलोमीटर। सेवन हंड्रेड टू 10,000 किलोमीटर। इट इज अ हाईएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे हाईएस्ट लेयर है, इसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है, फिर कोई लेयर नहीं। इट इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। कोई वाटर नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, सॉरी क्या लिखा, ना 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 ना, वेदर, वेदर, किसी भी प्रकार का मौसम यहाँ पे नहीं होगा, नो वेदर। क्या, नहीं, यहाँ पे किसी भी टाइप की एक्टिविटी या किसी भी प्रकार की जो फीचर्स हैं जो वेदर को प्रूफ करते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ वेदर है, तो वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ। कुछ नहीं है यहाँ, किसी प्रकार का कोई मौसम ही नहीं है, वेदर ही नहीं। यहाँ पे सैटेलाइट्स ऑर्बिट में घूमती है, लिख लो, सैटेलाइट्स, मोस्टली अर्थ सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन दिस लेयर। अर्थ की जो सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट में घूमती है। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है भाई, रास्ता, पाथ। सभी प्लेनेट किसका चक्कर लगाते हैं, अपने, सबका पाथ फिक्स है ना, सभी प्लेनेट जो है, और जो है घूमेंगे सन के चारों तरफ, अराउंड सन, लेकिन सबका जो पाथ है, रास्ता, वो सब फिक्स है, कोई एक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं आएगा। ये ठीक वैसे समझो आप, जब रेस होती है, रनिंग रेस होती है, तो कुछ जहाँ पे उन्हें दौड़ना होता है वहां पे कुछ लाइन ड्रॉ कर देते हैं वो, और उसी पाथ में वो हर बंदा आगे बढ़ेगा, क्रॉस नहीं करेगा। ऐसे ही प्लैनेट्स का अपना पाथ होता है, और ऐसे ही सैटेलाइट्स का ऑर्बिट डिसाइड किया जाता है। तो सैटेलाइट्स जब वहां पहुंचती है तो वो सैटेलाइट अपने फिक्स ऑर्बिट में ही घूमती रहेगी, इधर उधर नहीं होगी, अपने ऑर्बिट में ही घूमती रहेगी। और जो भी उसको पता लगाना है, जो भी इमेज लेनी है, अर्थ पर भेजना है उसको इमेज साइंटिस्ट के लिए, वो अपना काम करती रहती है एक ऑर्बिट में घूमते हुए, ठीक। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये भी तो घूमता ही है, घूमता ही है, जिसमें ये सब लोग जाके स्टे करते हैं, चाहे नासा से जाएं, इसरो से जाएं, या किसी से भी जाएं, तो वो स्टे करते हैं वहां जाके, तो वो भी तो घूमता ही है, ठीक है। इसके बाद कोई भी लेयर नहीं है, इसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है, एग्जॉस्फेयर के बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा। यहां तक देख लीजिए आप लोग, पीछे क्या नाम है आपका, समझ आया आपको, यहां तक अगर कोई डाउट है एक बार चेक कर लो, देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
क्या हो गया, कोई सवाल? अब लिखें इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, पर्यावरण पर प्रभाव कैसे पड़ता है, किन किन चीजों। कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली प्रभावित करती हैं हमारे पर्यावरण को और हमारी लाइफ को, तो कुछ चीजें डायरेक्टली इम्पैक्ट देती हैं और कुछ इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में क्या आएगा, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है तो इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, और जो एग्रीकल्चर में हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो भी इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डालती है। अभी हम ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन हाई हो, ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से हम उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉइल में बहुत सारे जो साइंटिफिक बेस पर जो बने हुए फर्टिलाइजर्स टाइप के हैं, वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जिससे फसल जो है ज़्यादा अच्छी हो और ज़्यादा क्वांटिटी में हो। ठीक है, तो ये भी हमें इफेक्ट करते हैं, पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट में क्या आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिख लो आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न, और गांव से दुश्मनी शहर बनाना चाह रहे हैं तो वो भी एक गलत है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इससे भी इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और डायरेक्ट इम्पैक्ट में सीधे फॉरेस्ट को कट कर दो, डायरेक्ट इम्पैक्ट में सीधे पेड़ों को काट दो, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना, और फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स अलग अलग कंट्री के द्वारा चलाए जाते हैं। क्या वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा उस एरिया में, नागासाकी हिरोशिमा को देख लो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हम पोखरण पहुंच गए थे, पहले इंदिरा गांधी ने करवाया, फिर अटल बिहारी ने फाइनल करवा दिया, तो उस एरिया में कुछ है थोड़ी ना, खाली है, उसका इम्पैक्ट तो उस टाइम पे तो बहुत पड़ा था। खैर तब उस उतनी पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन अब क्या है, लोग अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो खाली स्पेस देख रहे हैं ना, उसमें भी शहर बन रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। अभी आप देख लो, रिसेंट न्यूज ही देख लो आप, कौन सा वो कल कल परसों किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया है? हाँ? नेपाल ने तो कल ही दिया है, 2 दिन पहले। हाँ? अरे भाग गया तो अब वापस थोड़ी ना लेंगे उसको, और भी बैठे हैं, सबका नंबर आने को। शेख हसीना भी तो भाग गई। ठीक है, तो अभी 2-3 दिन पहले, हाँ 3 दिन हो गए, 3 दिन पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया। पता है क्या, किसकी वजह से दिया है, परेशान होके? डोनाल्ड ट्रंप। मतलब सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही हैं, क्या बंदा है, कौन सा सस्ता नशा करता है, कुछ भी बोलता है सुबह जग के, कुछ भी बोल रहा है। एक तो पहले जापान से डील कर ली कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी देंगे, सुरक्षा करेंगे, तुम अपनी आर्मी वार्मी मत रखो।
तुम तरक्की पे ध्यान दो। अब वो तरक्की कर लिया अच्छे से, अब कह रहा है कि अब हम टैरिफ लगाएंगे आपके सामान पे, और आपकी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जापान में, उनका प्लांट आप अमेरिका में भी लगाओ और हमें कमा के भी दो। तो वो बेचारा आया था अमेरिका कुछ करने के लिए और डील करके चला गया। हाँ, हम आने वाले साल में $550 बिलियन का आपको इन्वेस्टमेंट देंगे। घर लौटते ही, यानी कि जापान लौटते ही, जो गवर्नमेंट में और भी मेंबर थे उनके साथ में, और वहाँ के लोग गुस्सा हो गए, कह रहे ये तो बेइज्जती फील हो रही है हमें कि आप गए थे कुछ और करने और डील करके आ गए। रिजाइन दे दिया उन्होंने, बोले मुझसे अच्छा कोई आएगा वो ज्यादा अच्छा करेगा। समझ रहे हैं? अमेरिका है, लगभग 6500 न्यूक्लियर बॉम्ब है अमेरिका के पास, 6500 न्यूक्लियर बॉम्ब। वहीं रसिया सेकंड नंबर पे, 5500, 5500। भारत के पास भी बहुत है, 165 के आसपास। एंड सेम विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास भी लगभग इतने। तो ये क्या अच्छी चीज थोड़ी ना है। नुकसान तो करेंगे ही ना। कुछ घटना लिखो जैसे हुई थी जिसकी वजह से लोग कितने मारे गए थे, इसी में लिखो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, 3 माइल आइलैंड की जो घटना है, 3 माइल आइलैंड, 3 माइल आइलैंड, ये यूएसए की घटना है 1979 की। न्यूक्लियर ब्लास्ट, लेबोरेटरी, लोग मारे गए, ठीक है, 1979। तो टेस्ट करेंगे तो भी दिक्कत, किसी पे हमला करेंगे तो भी दिक्कत। तो जापान वाला देखा ही था आपका, नागासाकी हिरोशिमा वाला। तो ये आपका 28 मार्च 1979 का इवेंट है। कभी अगर क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आ जाए तो ध्यान रखना, 28 मार्च 1979। थ्री क्या हुआ, 3 माइल आइलैंड, ये एक घटना हुई थी और जिसमें न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था 1979, 28 मार्च को अमेरिका में। टेस्टिंग क्या गलती से हुआ, जो वहां के एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे या स्टाफ था, उसकी गलती से हुआ। अगला लिखें, चेरनोबिल इंसिडेंट। चेरनोबिल इंसिडेंट, ये एक न्यूक्लियर डिसास्टर था। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिसास्टर, अब का यूक्रेन तब का यूएसएसआर, है ना। आज के कंटेस्ट में देखें तो यूक्रेन है, लेकिन तब यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन। तो ये लिख लो आप, यूएसएसआर। यूक्रेन क्या, हाँ, 26 अप्रैल 1986 को हुआ ये। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिसास्टर। अगला लिखें, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिसास्टर, जापान। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिसास्टर, जापान। जापान का फुकुशिमा जगह, 11 मार्च 2011, 11 मार्च 2011। तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं कुछ
जो हुए हैं, जिनकी वजह से बहुत सारा मिस हैपनिंग हुई थी, उस टाइम पर डैमेज देखने को मिला था। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जितने हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। अब न केवल डिफॉरेस्टेशन, न न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसके अलावा जो उसके जो वेदर के मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम, यानी कि जैसा मौसम चाहिए, जैसा वेदर वेदर चाहिए, उसको मॉडिफाइड कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो इसके लिए भी तो लोग कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो आप, आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेनिंग। तो ये क्या है? आप अपनी तरफ से ही ना मॉडिफाई कर रहे हो वेदर को। तो लिख लो वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स भी आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम, वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, अब लिखें आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDG। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसके बाद आते हैं SDG। और ये क्वेश्चन सीक्वेंस में अरेंज करने को आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली पूछते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, या थर्ड पे कौन सा है, सेवेंथ पे कौन सा है। तो ऐसे क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आते हैं जितने भी गोल डिसाइड किए गए थे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसमें टोटल 8 थे। कितने थे? नंबर ऑफ गोल्स कितने थे? 8। कब से कब तक? 2000 से 2015 तक के लिए थे। सन 2000 में शुरू हुए, इसलिए इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, ईयर 2000। जब MDG स्टार्ट हुए थे तब इसमें जो मेंबर्स इंक्लूड थे वो 189 मेंबर थे। मेंबर का मतलब कंट्री, ठीक है। तो जब MDG स्टार्ट हुए थे तो अराउंड 189 मेंबर्स कंट्री ने इसके लिए हाँ किया, यस किया कि यस वी आर रेडी टू इम्प्लीमेंट दीज गोल्स इन आवर कंट्री। हम अपने देश में इन लक्ष्यों को लागू करने की पूरी कोशिश करें, यही कह सकते हैं, क्योंकि कल तो किसी ने नहीं देखा। तो इन्होंने 189 मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वहाँ पे ये डिसाइड हुआ। टाइम पीरियड याद रखेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करना था 2000 से लेके 15 साल के लिए थे, 15 ईयर्स। नंबर ऑफ कोर्स, हाँ, कुछ हो गए कुछ नहीं हुए, तो वो आगे जो चीजें रह गई थी वो SDG में इंक्लूड कर दी। 100% कौन करता है या कौन कर पाता है? ठीक है, अभी हम उसका पॉवर्टी वाला जो गोल है, वो पता नहीं कितने लोग आए चुनाव जीत के PM भी बन गए, लेकिन गरीबी ना हटा पाई। पॉवर्टी कहाँ रिमूव? और ये SDG का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, MDG में भी है। तो वो टारगेट तो ग्लोबल लेवल पे रखा गया ये कि सभी कंट्री अपने अपने सभी कंट्री अपने अपने जो देश में अपने लोगों के लिए इन गोल्स को इम्प्लीमेंट करें, जिससे उनका बेनिफिट जो है कॉमन पीपल को या सिटीजन्स को पहुंच सके। तो MDG, तो नंबर ऑफ गोल्स 8 हैं, 8 याद रखने पड़ेंगे आपको। फर्स्ट नोट कीजिए क्या था। हंगर एंड पॉवर्टी को रिमूव करना, रिमूव हंगर एंड पॉवर्टी।
रिमूव हंगर एंड पॉवर्टी, गरीबी को और भुखमरी को खत्म करना। ये पहला टारगेट रखा गया ग्लोबल लेवल पर कि सभी कंट्री अपने अपने यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि अपनी कंट्री से आप पॉवर्टी को और हंगर को रिमूव कर पाए। ऐसा कुछ कीजिए कि आपके कंट्री में जो भी सिटीजन है वो कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम का मील तो उसे मिले, 2 टाइम का खाना उसको मिल पाए, भूखा तो ना सोए कम से कम। हंगर को रिमूव करना है और पॉवर्टी को रिमूव करना है। ठीक है, ये पहला गोल सेट किया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सेकंड नोट करें, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। सेकंड, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यानी कि एटलीस्ट 2015 आते आते कोई भी ऐसी कंट्री पीछे ना रह जाए कि जहां पर वहां के बच्चों को जो है प्राइमरी एजुकेशन भी आप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो। तो यू शुड प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट, इतना तो आप प्रोवाइड करो, बाकी बातें आगे करेंगे। कम से कम हर सिटीजन को, हर बच्चे को, हर चिल्ड्रन को आप प्राइमरी एजुकेशन दे पाए अपनी कंट्री में। ठीक है, ये गोल टारगेट रखा गया। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का मतलब समझ रहे हैं, सभी के लिए था, हर कंट्री के लिए था कि वो अपने अपने देश में प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। तो इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन के लिए कुछ हुआ? एनी इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट अ प्राइमरी एजुकेशन? एनीथिंग रिमेंबर? अब आप देखिए 2000 से ये गोल अचीव करना था हमें और 15 तक हमें पूरा कंप्लीट करना था, और इसी बीच में 2002 2002 2002 में हमने क्या किया, राइट टू एजुकेशन बना दिया इंडिया में। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या कहा गया, 6 to 14, 6 से पहले वाला तो चल रहा था एलिमेंट्री वाला, है ना, और इसमें हमने इंक्रीज कर दिया 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कंपलसरी एजुकेशन कौन प्रोवाइड करेगा? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट करेगी, हर बच्चे को करेगी। सो नाउ राइट टू एजुकेशन बिकम फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, यानी कि स्टेट कैन नॉट वायलेट दिस फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। स्टेट को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया में अपने अपने यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल को इंक्रीज करना शुरू कर दिया और फ्री में एजुकेशन देना शुरू कर दिया। वो बात अलग है, जाते नहीं है, पर देना शुरू कर दिया। ठीक है, दे तो रहे। बहुत लिए। कोई इनिशिएटिव याद है आपको हंगर और पॉवर्टी के लिए लिया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? कुछ भी याद है बताएं। मिड डे मील हो गया, हम ओवरऑल बात कर लेते हैं जो याद। हाँ, मिड डे मील और पॉवर्टी के लिए हो गया। बस इतना ही। हाँ, चाइल्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत सारे चले। आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट इंडिया में चल ही रहा है, छोटे बच्चों के लिए खेल खिलाना है, उनको सिखाना है, खाओ पियो और खेल खेल में सीखो। तो ये आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है। तो जो वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड वाला है ना, वो इसी के अंडर में प्रोजेक्ट आता है, आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट। बहुत सारे इनिशिएटिव, ठीक है, इंडिया ने अचीव भी किया है बहुत सारी चीज़ें, सब नहीं किया, काफ़ी किया है वैसे। ठीक है, आगे लिखें।
प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी, प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी, लिंग समानता को बढ़ावा देना, जेंडर इक्वेलिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट, प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देना। तो हाल ही के दिनों में कुछ विमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बहुत बढ़िया, ये एकदम रीसेंट है। लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं 5 साल में, 5 इयर्स में, और स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होता है, दोनों में टोटल सीट का 33% सीट विमेन के लिए ही रिजर्व कर दी है कि केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएंगी इन 33 सीट पर, 33% सीट पर। बाकी पे तो महिलाएं लड़ ही सकती हैं, इन पे सिर्फ महिलाएं लड़ें, बाकी में तो फाइट कर सकते हैं ओपनली, लेकिन 33% रिजर्व कर दिए। इन पर अगर कैंडिडेट को टिकट मिलेगी चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए, तो वो जो है विमेन ही होगी। ये विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि देखो बहुत सारे जो लॉज हैं पार्लियामेंट में आते हैं और स्टेट की असेंबली में आते हैं, विमेन से रिलेटेड होते हैं। अब जब विमेन से रिलेटेड कोई लॉ बन रहा है तो उस पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग व्यू कौन रख पाएगा? वुमेन ना। तो भैया विमेन को पार्टिसिपेट तो करवाओ वहाँ पे। वुमेन का पार्टिसिपेशन ही नहीं है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो पार्टिसिपेशन बढ़ाओ जिससे उनकी आवाज बुलंद हो और अच्छा कानून बने महिलाओं के लिए। समझ रहे? क्लियर है? ठीक, आगे लिखा है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। फोर्थ, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर को कम करना। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर को कम करना। बच्चे छोटे में उनकी डेथ हो जाती है, इस ये जो नंबर बढ़ रहा था इसको परसेंट में कम करना, एकदम खत्म नहीं होता, परसेंट में कम करना। इसके लिए कुछ किया, जन्म लेते ही बच्चे की डेथ हो जाना, एकदम बिल्कुल छोटा है, जन्म हुआ ही हुआ है तो उसकी डेथ होगी, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी कहलाएगा, नवजात। और अगर कितने साल तक के बच्चे चाइल्ड मोर्टेलिटी में काउंट होंगे? इन्फेंट वाले तो, और चाइल्ड 5 साल तक। इसके लिए कुछ हुआ है? इन्फेंट या चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट का मतलब है एक, जैसे मोस्टली 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं ना बच्चे, कमजोरी की वजह से या कोई जो है जन्म से ही कोई डिसीज उनके साथ आया है उस वजह से। वैक्सीनेशन, प्रेग्नेंट वेमेन का वैक्सीनेशन, और टाइम टू टाइम चेकअप, विटामिन, आयरन, इन सब की चेकअप प्रोवाइड करना है टाइम टू टाइम। और आपका वैक्सीनेशन है ही, बच्चा जब जन्म ले लेता है तो चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करने के लिए जो आंगनवाड़ी सेंटर चल रहे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर प्रोवाइड्स मल्टीग्रेन ओट्स, दलिया, बच्चे के लिए ओट देते हैं ना, दलिया देते हैं ना, पैकेट आता है, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, नट्स वगैरह मिलेंगी, गेहूं का भी शामिल होगा उसमें, चना भी होगा, है ना, सब होगा उसमें। तो मल्टीग्रेन उसको बना के देते हैं और फिर उसको बना के थोड़ा थोड़ा चम्मच से छोटे बच्चे को खिलाओ, जिससे उसको क्या कहेंगे उसको, न्यूट्रिशंस हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सब जो उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी है वो उसको टाइम पे मिल पाए, तो बच्चा कमजोर ना हो आगे, और कमजोर नहीं होगा, हेल्दी होगा, तो फिर डेथ की संभावना तो कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम कर रहे हैं। इवन जब बच्चा पेट में है, प्रेग्नेंट वेमेन के टाइम पर भी बहुत सारी स्कीम सरकार चला रही है। देखो मोस्टली हमने देखा है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब हम कहते हैं अरे बच्चा बड़ा कमजोर है, लेकिन ये जन्म के बाद थोड़ी ना कमजोर हुआ है,
इसमें 90% अगर बच्चा कमजोर है तो वो जन्म से पहले ही है, तो क्यों ना हम उन 9 मंथ्स में ही उसकी केयर कर लें। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इनिशिएटिव ले चुकी कि बच्चे का जन्म हो तभी वो बच्चा हेल्दी हो, तो बाद में कोई दिक्कत ही ना हो। हाँ, इन केस थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको जन्म के बाद हैंडल कर लेंगे, लेकिन ज्यादा है तो वो जन्म के बाद हैंडल कहाँ हो पाएगी। आप देख रहे हैं वो माल न्यूट्रिशियस बच्चे, कुपोषित बच्चे, किसी का पेट बड़ा, किसी का सिर बड़ा, कोई दुबला पतला एकदम। तो ये क्या है, ये जन्म से पहले से ही ये डिसीज है, जन्म लेने के बाद वो बीमार नहीं हुआ है। तो उसी टाइम पर केयर की गई होती और जो माँ को जो पौष्टिक चीजें देनी देनी होती है वो मिल गई होती, तो ऐसी नौबत ना आती। ठीक है, तो इसे अचीव करना है, इंडिया काम कर रहा है इसको लेकर। आगे लिखें, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, माता का जो स्वास्थ्य है, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, माता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। इन दोनों के लिए एक साथ काम होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो या मैटरनल हेल्थ हो, दोनों को एक साथ लेके काम किया जा रहा है। आगे लिखें, HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस पर कंट्रोल करना, HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस को कॉम्बैट करना यानी कि कंट्रोल करना, कॉम्बैट करना। तो ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अगला लिखें, एंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसका क्या मतलब है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का? इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, आपको जितना नीड है उतना यूज कर लो, बाकी को प्रोटेक्ट करके रखो नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ऐसा नहीं है हमें जितने की नीड है उतना तो यूज कर लिया और जितने और जो बचा उसको बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जितनी हमें जरूरत है उतना इस्तेमाल कर लो, बाकी को नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव करके रखो। इसे बोलेंगे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओनली यूज करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड ओनली। उसके बाद एक्सप्लॉइट नहीं करना, उसको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन भी आएगी तो वो अच्छे शब्द नहीं बोलेगी हमारे लिए, है ना। पानी भी नहीं छोड़ा हमारे लिए, पेड़ भी नहीं छोड़े, तो ये ध्यान रखें। लास्ट लिखें, प्रमोट ग्लोबल पार्टनरशिप, प्रमोट ग्लोबल पार्टनरशिप, प्रमोट ग्लोबल पार्टनरशिप। हो गए 8। अब लास्ट में देख लो, इंडिया ने इनमें से 2015 तक का टारगेट था ना, तो इंडिया ने 2015 तक क्या क्या अचीव कर लिया। इंडिया के अचीवमेंट्स लिख लो टिल 2015, इनमें से क्या क्या अचीव किया, 2-4 चीजें जो अचीव कर पाया वो क्या थी। तो HIV एड्स पर कंट्रोल कर लिया, और सरकार कह रही है कि हमने पॉवर्टी पे भी कंट्रोल कर लिया, तो हमें तो एग्जाम देना है तो याद रखना पड़ेगा। बाकी क्या दिखाना है ये तो नेपाल सरकार से सीख लो, और अंदर चल क्या रहा है एक्चुअली, है ना। तो पॉवर्टी को भी हमने कंट्रोल किया है,
उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड वन इज प्राइमरी एजुकेशन को अचीव किया है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी हमने टारगेट जो रखा था उसके अकॉर्डिंग अच्छा काम किया है। एंड कंटिन्यू, बाकी चल रहा है। हाँ तो हर ईयर आती है खत्म होने के लिए 25 भी चला जाएगा, ठीक है, देखते देखते 30 भी आ जाएगा, तो देखते देखते 47 आ जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं हम डेवलप हो जाएंगे 47 तक, वो कह रही है हाँ डेवलप हो जाएंगे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएंगे, समझ रहे, अमेरिका के बराबर का, मतलब इकोनॉमी के वो ग्रोथ में नहीं, डेवलप्ड कैटेगरी। तब तक बस इंतजार करो और मोदी जी को लाते रहो, यही तो चाहते हैं वो। भाई 2014 में यही तो कहा था, कितने 15-15 लाख पेट्रोल, ब्लैक मनी भी बोला था लेके आएंगे बाहर से। बाहर तो जब फ्लैट को हम डॉग के नाम कर सकते हैं तो इन्वेस्ट भी डॉग के नाम से कर देंगे। और रेड पड़ी, अब डॉग के नाम पे 8 फ्लैट निकले कुत्ते के नाम पे, और ओनर को पकड़ लिया, वो कह रहा मेरे नाम पे थोड़ी ना है, डॉग के नाम पे। अब उससे ये पूछो डॉग कहाँ से लाया। तो वैसे ही बाहर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, डॉग के नाम पे कर देंगे, बिल्ली के नाम पे कर देंगे, ठीक है। आपका आप फिर से देंगे एग्जाम, हो गया ना। अब लिखें एसडी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा दोबारा से देंगे, अभी क्या जेआरएफ मिल गया था वो वाला, प्रोफेसर वाला। नहीं सही है, जब तक जेआरएफ ना मिल जाए रुकना नहीं। लास्ट वाले बैच में भी आप एकदम शुरुआत से नहीं आए थे ना, है ना, एकदम मिड में ही आए थे, कुछ ही टाइम मिला था आपको एग्जाम से पहले। हाँ 1 महीने पहले। एमडीजी को रिप्लेस करते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 15 में खत्म होते हैं, ये 15 में शुरू होते हैं। ये भी सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आते हैं एग्जाम में। देखो जब एमडीजी पे क्वेश्चन आता है ना तो वो डायरेक्ट एमडीजी पे नहीं आएगा, वो रिलेट करवाएंगे आपसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये जो गोल है इसका जो फाउंडेशन एमडीजी में कौन से नंबर पे था, ऐसे कुछ रिलेट करवाएंगे। अब एमडीजी पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आता है, पहला कौन सा है और बाद का कौन सा है, ये क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। तो आपको नंबर पता होना चाहिए कौन से नंबर का कौन सा, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंटेशन वाला जो ड्यूरेशन है वो 2015 से चल रहा है टिल 2030 तक, ठीक है। लिखा है इसमें .1 एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना। उसमें दो अलग अलग कर दिए थे, इसमें सॉरी उसमें दोनों कंबाइन कर दिए थे, इसमें दो अलग। पहला पॉवर्टी को रिमूव करना, सेकंड हंगर को रिमूव करना, सेकंड हंगर को रिमूव करना। थर्ड वन इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन, अब सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना है, वो भी इंक्लूसिव, सबका साथ, इंक्लूसिव क्वालिटी
एजुकेशन, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन। फोर्थ वन जेंडर इक्वालिटी, फोर्थ वन जेंडर इक्वालिटी। फिर लिखें रिड्यूस इनइक्वालिटी अमोंग कंट्रीज। ये तो बड़ा सोच लिया। रिड्यूस इनइक्वालिटी अमोंग कंट्रीज, यानी कि सभी देशों में जो बड़ा और छोटा वाला जो इनइक्वालिटी है ना, कि तुम बहुत बड़े हो हम छोटे हैं, ये सब खत्म कर दो। ये तो एकदम सोच से ही परे है। और तब परे है जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट हो। कुछ होगा ही नहीं। 80 देशों में अपनी मिलिट्री फैला रखी है उन्होंने, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं वो। दुनिया में 195 के आसपास देश हैं, उसमें से 80 कंट्रीज 80 कंट्रीज में अमेरिका ने अपनी आर्मी पर्सनल डिप्लॉय कर रखी है हर जगह। ये रिटन में है कि 80 जगह। और बाकी अंदरूनी और भी है, जैसे कि हाल ही में पाकिस्तान का एक एयरवेज न्यूज में आया, नूर खान एयरवेज, वहाँ पे भी चलता है उसका वो, लेकिन लिखित में नहीं है, रिटन नहीं है, चोरी छुपे। समझ गए? अरे 6500 न्यूक्लियर बॉम्ब अपने घर रख के थोड़ी ना बैठा होगा, अलग अलग देशों में बिछा रखे हैं वो। कम से कम कोई हमें खत्म कर दे तो और तो बच जाए। तो सिक्योरिटी को तो ध्यान में रखना पड़ेगा, इतना तो पागल नहीं हम। हम अपने 165 न्यूक्लियर बॉम्ब का नहीं बताते किसी को, वो क्यों बताएगा? हाँ, पता है आपको कहाँ पे, कहाँ पे है? ये तो दुनिया को पता है। मतलब मैं उसकी कह रहा हूँ कौन सी लोकेशन पर है, ये सीक्रेट होता है। नहीं तो जो चिल्लाते हैं पाकिस्तानी दिल्ली में नाश्ता करेंगे, नाश्ता बहुत करते हैं वो दिल्ली में, लंच वहाँ करेंगे, हैदराबाद में ये करेंगे। तो फिर वो अगर लोकेशन का पता लग जाए सीधा टारगेट वही करेंगे। नूर खान एयरवेज में अमेरिका के ही कुछ सस्पिशियस चीजें थी वहां पे, तो ऑपरेशन सिंदूर में अटैक किया था ना, इसीलिए तो छिड़ा हुआ है, बहुत डैमेज हो गया उधर उसका। यूएसए का सामान ही तो था, पूरा मिलिट्री और वो आर्म्स, हथियार, और कुछ भी नहीं कह सकते न्यूक्लियर वो भी हो, और जो मटेरियल। हाँ, मतलब अरे एकदम बना हुआ नहीं, जैसे कुछ मटेरियल टाइप का और आर्म्स वगैरह। हाँ हाँ। अब ऐसे तो फिर तो खत्म ही हो जाता हूँ। पाकिस्तान रखेगा ही क्यों जब पता है कि रोज ही युद्ध करता है भारत से। आगे लिखे एंश्योर हेल्दी लाइफ। सिक्स्थ वन एंश्योर हेल्दी लाइफ। फिर लिखें सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, स्वच्छता। फिर लिखे प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर लिखे अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल, अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल, ऊर्जा के जितने संसाधन हैं वो सबके लिए मुहैया हों जरूरत के हिसाब से। अफोर्डेबल एनर्जी, और जिस उनका प्राइस भी उतना ही हो जितना हर कोई अफोर्ड कर पाए। अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल। अगला लिखें नेक्स्ट, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन। उद्योगों को बढ़ावा तो दें लेकिन कोशिश करें उससे एनवायरमेंट पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। सस्टेनेबल इंडस्ट्री, सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ
इंडस्ट्रीज या सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगला लिखें, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेफ। शहरों को और ह्यूमन बीइंग को सेफ करना, यानी कि सुरक्षा प्रदान, प्रोटेक्शन, सिटीज को और ह्यूमन बीइंग्स को सेफ्टी प्रोवाइड करना, जिससे वो बेफिक्र होके रह सके दिल्ली में। अगला लिखें, एंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। एंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। वही बात आ गई, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन पैटर्न हम यूज करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इन्वायरमेंट को उससे कोई नुकसान ना पहुंचे, इस पे बात करो। इसलिए हो गया ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन पैटर्न्स। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगी, प्लांट्स भी आ जाएंगे। ये बहुत सारे प्लांट्स जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, ये एयर पॉल्यूशन करते नहीं है, केमिकल वाटर में रिलीज करते हैं ना, तो जो वाटर बॉडीज में जो एक्वेटिक लाइफ है उसको नुकसान पहुंचता है, उससे मर जाते हैं बहुत से, क्योंकि पानी का जो वाटर का टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज हो जाता है, और इतना झेलने के लिए वो तैयार होते नहीं है, इतना गर्म पानी रहने का वो कंफर्टेबल नहीं होते हॉट वाटर में रहने के लिए, तो अचानक से टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो इसे थर्मल पॉल्यूशन का की कैटेगरी भी आगे बना देते हैं जाके, वो हम देखेंगे पॉल्यूशन वाले टॉपिक में। आगे लिखें अगला, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए अर्जेंट एक्शन लीजिए। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। यही है भविष्य की टेंशन, और तो है सो है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ही है फ्यूचर की सबसे बड़ी टेंशन। आगे लिखें, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन, सी एंड मरीन रिसोर्सेज। सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियंस, सी एंड मरीन रिसोर्सेज, जो भी मरीन संसाधन है, मरीन रिसोर्सेज, उनका सस्टेनेबल यूज करना है। जितना आपको जरूरत है उतना यूज कर लो, बाकी को सेव करके रखो। ऐसा नहीं है कि हमने यूज कर लिया, अब बचा हुआ कौन ले जाएगा, हम बर्बाद कर देते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो कार को वॉश कर रहे हैं हम, कार तो वॉश हो गई, लेकिन पानी ऐसे ही चले जा रहा है। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर इतना तो पानी है, जाने दो ना, चारों तरफ गलियों में पानी भरा हुआ है, कब की बारिश बंद हुई, अभी तक सूखा नहीं है। अगला लिखें, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्लड का। अरे तो इसको रिलेट कर दो ना, बहुत सारे गोल से रिलेट हो जाएगा ये फ्लड वाला। किससे रिलेट करोगे बताओ, फ्लड वाला जो प्रॉब्लम है? हाँ, सिटी को और ह्यूमन बीइंग जो रह रहे हैं उनको सेफ्टी दो ना। बाढ़ में तैर रहे हैं लोग विथआउट एनी व्हीकल, समझ रहे हैं? तो सिटी को प्रॉपर रखो, और वो क्लीनिंग और सैनिटेशन फॉर ऑल, इसमें भी कनेक्ट कर सकते हो आप। तो ये इंटरनल हो गया है, अलग से नहीं है, उसी में इंटरिम है, ऐड है ऑलरेडी। आगे लिखें, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी।
अच्छा, कोई ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग वाला, तैरता हुआ नेशनल पार्क है? आप बताएं। फ्लोटिंग नेशनल पार्क वेयर, कहाँ पर है? मणिपुर में। हाँ, वो तैरता रहता है। तैरता इन द सेंस पानी के ऊपर वो बना हुआ है वो, तो अगर उस पे आप चलेंगे ना तो ऐसे ऐसे होगा। हाँ, ऐसे ऐसे होगा। मणिपुर। अ, लम जाओ करके कुछ है ना, क्या है? हाँ, केबू लम जाओ, वही मैं कह रहा हूँ, लम जाओ करके कुछ है। देखना सही लिखा है क्या? यही है क्या? मणिपुर। तो ऐसे छोटे बच्चे कूदते हैं ना, ऊपर उठते हैं फिर कूदते हैं, तो ऐसे जंपिंग जंपिंग होता है उसमें नेशनल पार्क में। उसी के ऊपर जो है प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह और जो भी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में चीजें इंक्लूड है वो वहाँ पे है सब। तो ऐसे ऐसे तैरता हुआ रहता है, पानी के ऊपर बना हुआ। और कुछ जो लोकेशन है ना वो थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाती है, अगर आप 6 महीने बाद जाएंगे ना तो वो लोकेशन वहां थी, अब वो थोड़ी इधर आ गई लोकेशन, ऐसा भी होता है। फ्लोट करता है, मतलब ऐसा है कि आप उस पर खड़े हो जाएंगे ना तो अंदर नहीं जाएंगे, ऊपर ही नहीं, लेकिन ऐसे जैसे नाव में बैठ जाते हैं तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ही हो जाएंगे वहां पे, चलेंगे तब भी, चलेंगे तब भी ऐसे ऐसे होगा। हाँ। अगला लिख लें, जस्टिस फॉर ऑल, कोशिश करनी है सबको न्याय मिले। जस्टिस फॉर ऑल। तो इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो या किसी भी कंट्री में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो जो जस्टिस को एंश्योर कर सकें कि हर सिटीजन को जस्टिस मिल सके। काम हो रहा है इस पे। अब काम होगा कैसे जब एक हाई कोर्ट के जज के घर में ही करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, समझ रहे हैं, और फिर उस पर केस भी नहीं होगा, ये और उससे बड़ी बात। मतलब कौन बना है? हाँ, सुनने में आया था। हाँ हाँ हाँ, बनी है बनी। फिर तो वो राजनीति तो कहीं ना कहीं दिखेगी। इसलिए सही किया गया था, मतलब जुडिशरी जो क्लियर कह के चलती थी कि पॉलिटिक्स से अलग रखो अलग रखो, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि इंटरनली एंट्री दी जा रही है। अभी तो आप जो है मीडिया में पहले तो खुल के बयानबाजी कर रहे थे जब पॉलिटिक्स में थे, अब आप जज बन गए तो उसका इफेक्ट तो दिखेगा ही। फिर हम कहें वी हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, नहीं पेपर में तो यही लिखना है, पर वास्तव में तो पता ही है प्रैक्टिकली रियलिटी क्या है। अरे डॉक्यूमेंट में तो हाईवे बन जाते हैं, हाईवे बन जाते हैं डॉक्यूमेंट में, और वहां जाओ तो कुछ नहीं, स्कूल्स बन जाते हैं, यूपी में स्कूल्स बन जाते हैं पेपर पे, और रियलिटी में कुछ नहीं है। रियलिटी में क्या होगा, उस जमीन पर एक बोर्ड लगा होगा कि दिस प्रॉपर्टी अंडर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट्स इट। वही है स्कूल, मॉडर्न स्कूल, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ है। एनईपी 2020 वही इंप्लीमेंट हो चुकी पहले ही, विदाउट बच्चे एम्स बन जाते हैं। ऊपर से जीपीएस, अंडर कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग है वहां पे भी पहुंचा देता है। लास्ट लिख लो, ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबको मिलकर डेवलपमेंट करना है, एनवायरमेंट के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, बस यही है ग्लोबल पार्टनरशिप। अब देख लो कैसी ग्लोबल पार्टनरशिप चल रही, ठीक है। बीच में है इंडिया, एकदम ऊपर ले लो पाकिस्तान,
इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, इधर अफगानिस्तान, है ना, और आपका नीचे श्रीलंका, सब में इनस्टेबिलिटी है, हर कंट्री में इनस्टेबिलिटी है। इंडिया के चारों तरफ जितनी कंट्री है, आप देखो अफगानिस्तान में तालिबान वाला है ही, अभी वैसे ही परेशान है बेचारे, क्या कुछ हुआ था, बाढ़ आ गई थी क्या है, हाँ हाँ, अर्थक्वेक हुआ, उससे परेशान। म्यांमार में तो आर्मी ने कंट्रोल कर रखा है, गवर्नमेंट है ही नहीं, आर्मी का रूल चल रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना को भगाई दिया था पिछली साल, गाजियाबाद आ गई थी वो, ऊपर से शॉपिंग और करानी पड़ी यहाँ इंडिया को, तब ब्रिटेन भेजा, ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसे ही आ गई अपने घर से। अभी नेपाल में देख ही रहे हो आप, मतलब 22 लोगों को सरकार ने मार दिया, और फिर जो बच्चों ने मंत्रियों को मार रहे हैं, नदी नदी में पानी भरा हुआ है, पकड़ के फाइनेंस मिनिस्टर को, सोचो कि इमेजिन करो ऐसा कैसे हो सकता है। एक एक्स मिनिस्टर है, उनकी वाइफ करंट में फॉरेन मिनिस्टर थी नेपाल की, उनको मारा घर में जाकर, पार्लियामेंट जला दी, सुप्रीम कोर्ट जला दिया, पीएम हाउस जला दिया, मीडिया हाउस जला दिया, जो वहां का नेशनल मीडिया हाउस है वो भी जला दिया। किसने? 15 साल, वो 13 साल से लेके 28 साल तक के बच्चों, जैन जी। अरे ये जैन जी कुछ नहीं है, जैन जी क्या है, इनको आटा दो या ना दो, डाटा जरूर दो, वही है जैन जी। पर वो भी क्या करें, उनको लग रहा है कि सब कुछ छीन लेंगे तो ये सोशल मीडिया गया तो हम तो खाली हो गए। मुझे समझ गया मैं, हाँ हाँ, ये शुरुआत से गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ एक ही परिवार, एक ही फैमिली के लोग कुर्सी पर बैठ रहे हैं, करप्शन है, इन सब जो नेपो किड्स वाला चल रहा था, नेपो बेबी, हाँ हाँ, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, गरीबी है ही। तो दोनों एस्पेक्ट हैं, मीडिया में भी दोनों ही बताए जा रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा सही लग रहा है, वो ज्यादा रियल है, क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट से। अच्छा, तीन, इंडिया में सोचो ऐसा हो, अगर कभी इंडिया में ऐसा हो कि किसी टाइम पर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना ले, कैसा रहेगा? अपोजिशन ही नहीं है, फिर तो फिक्स हो गया, अगली बार बीजेपी से बनेगा पीएम और इस बार कांग्रेस से, ऐसे ही अल्टरनेटिव में चलते रहेंगे। यही तो नेपाल में हो रहा है, तीन पार्टी हैं, तीनों पार्टी ने मिलके सरकार बना ली, एक बार एक बनता है, अगली बार दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, यही चल रहा है। परेशान है लोग, मौका ही नहीं है किसी को दूसरे को मिलके। अब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती वहां, 2000, हाँ 99 के बाद से किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है नेपाल में। तो मेजोरिटी नहीं मिली है तो अलाइड पार्टी से हाथ मिलाओ ना, आप तो अपोजिशन से हाथ मिला रहे हो, यानी कि सरकार बदल जाती है, मंत्री वही रहते हैं हर बार, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, मिनिस्टर वही रहेंगे, क्योंकि सब मिलके ही तो काम कर रहे हैं। अभी तुम कमाओ हम कमाएं, और आरोप करप्शन, हवाई जहाज खरीद के लाए फॉरेन कंट्री से, उसमें कमीशन खा लिया, कमीशन। तो इस वजह से ये बहुत एकदम बहुत बड़ा तख्ता पलट है ये नेपाल वाला, बहुत बड़ी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, आप सब कुछ जला दे रहे हैं, तो इससे सबक लेना चाहिए सबको। क्या? कौन सा? ये जो एक्टिविटी हुई है वो, हाँ, किंग जो था, अरे हाँ ठीक ठीक, तो वो तो नहीं, नेपाल का देखो, नेपाल का जो टेंडेंस, नेपाल का जो झुकाव है ना, वो चाइना की तरफ है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है और डेप्ट ट्रैप्ट में फंसा रखा है। हम्बन टोटा शायद पोर्ट उधर का ही है, हम्बन टोटा पोर्ट उधर का ही है, हम्बन टोटा पोर्ट, और वो उस पर कब्जा कर लेगा, वो कर ही लिया है मेरे ख्याल से।
हाँ, फिर कर लेगा। पाकिस्तान को इतना दिए जा रहा है तो वो चुका ही नहीं पा रहा। जब हमें लोन ले लें और फिर लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए दोबारा लोन लेना पड़े, इसे ही तो कहते हैं डेब्ट ट्रैप में फंसना, कर्ज के जंजाल में फंस जाना। लोन के लिए वो ब्याज चुकाने के लिए लोन ला रहे हैं, इसका मतलब ब्याज तो भूल जाओ। लास्ट में लिख लें इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन से अचीव कर या कौन से इनिशिएटिव? इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम्म, हाँ जी, सीक्वेंस में याद करने हैं आपको। वो मुझे पता नहीं, आप सीधी वेबसाइट पे जाना, वहां से डाउनलोड करना। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां चेक कर। इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिया ने एसडीजी को अचीव करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए? फर्स्ट लिखें मेक इन इंडिया। अब इतनी बार सुन चुके हैं ना, कोई सीरियस ही नहीं लेता। मेक इन इंडिया। सेकंड वन SBM, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन SBM। और फिर विमेन एम्पावरमेंट भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर लिख लो पीएम आवास स्कीम योजना। नेशनल हेल्थ मिशन NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। और डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड था? मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष सुना है? LGBT से रिलेटेड क्यों होगा मिशन इंद्रधनुष? मतलब हम कनेक्ट भी करते हैं तो बाजू वाले से करते हैं। हम तो मिल्की वे गैलेक्सी को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। थोड़ा बहुत समझ आया आपको, है ना? तो ये चीज़ें जो नोट करवाई है ना, कि प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो ये याद रखिए। ठीक, आया समझ में आपको क्या पढ़ाया था आज? पहली क्लास है तो छोटी छोटी चीजें ही कवर की हैं आज, आपको बताओ। फोर एंड फाइव क्या क्या है? 4 and 5 हाँ, उसी से वैक्सीनेशन से रिलेटेड। क्लियर हुआ कुछ? क्या पढ़ाया था आज बताएं लाउडली। एंड what kind of minerals are found inside the earth? What kind of minerals are found inside earth? अर्थ के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं फेमस? जो 3 लेयर्स थी ना, अर्थ की 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटले, कोर, तो उसमें मिनरल सियाल, सीमा, नीफे,
सिलिकॉन एल्यूमिनियम और सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकेल और फेरस, फेरस को मतलब आयरन, लोहा, ठीक है। यही लोहा निकल के आता है, यही लावा बनता है आगे। नहीं पता आपको? आप बताओगे, आपका ज्योग्राफी है, बताओ। अच्छा, सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा है अर्थ पे? स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम, पानी की बूंद, ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें सब मिलेगा आपको, ठीक है। क्या मिलेगा? इक सबका मतलब क्या है? इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं? जहां पर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट कर, तो वो सब मिलेगा, ये क्या, और क्या चाहिए? और अब आप पूछना चाह रहे हो लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है, तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है? अरे पूरा अर्थ, ये सबसे बड़ा हो गया, यहाँ भी सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम और ड्रॉप ऑफ वाटर, और लार्जेस्ट इकोसिस्टम अर्थ हो गया पूरा का। बस एंड, समझ आ गया आपको?